भी ठीक करनी होगी, अपना जो एक तरह से माइंड सेट है, अपनी जो एक तरह से नेगेटिविटी है, जो थॉट्स की नेगेटिविटी है, उसको भी पॉजिटिव करना होगा। इसलिए हर आईबीएस पेशेंट को मैं बोलता हूं कि आप जो है, क्योंकि हमारी दवा है एक संदीपन, बहुत लोग पसंद करते हैं, आज उसको इंट्रोड्यूस किए हुए हमको 10 साल हो गया, तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाने हैं। वही कैप्सूल हमसे बिना बात के जब लोग खाते हैं तो उनको लाइक 70% आराम होता है, लेकिन द मोमेंट वो मेरे से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी बीमारी को समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं उनके थॉट प्रोसेस, उनका सोचने का तरीका चेंज करता हूं, तो उनको वही मेडिसिन से 90% रिलीफ आना शुरू हो जाता है। सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अपना खान पान भी ठीक करना होगा। अब खान पान ठीक करने की बात देखिए, आईबीएस का पेशेंट चाहे जितना शोर मचा ले, मैं उसको दूध अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको कच्ची चीज़ें अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको पालक, मेथी, बथुआ, पत्ते की चीज़ें अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको अंकुरित जो दालें होती हैं, स्प्राउट्स जिसे हम बोलते हैं, वो उसको नहीं लेना चाहिए, दही उसको नहीं लेनी चाहिए। आप बोलेंगे दही खा के तो आराम मिलता है, वो आपको क्षणिक आराम मिलता है, लेकिन अगर हमको बीमारी से मुक्ति चाहिए तो हमें छाछ पीना चाहिए। छाछ भी कैसा, भुना जीरा और काली मिर्च डाल के, लेकिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए। भारी दालें जैसे उड़द हो गई, राजमा हो गई, चना हो गया, लोबिया हो गया, इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियों में जितनी गरिष्ठ सब्जियां हैं, जैसे कटहल हो गई, गोभी हो गई, थोड़ा बहुत भिंडी भी लोगों को सूट नहीं करती, दूध के प्रिपरेशन में फिर पनीर भी आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप नहीं खा सकते। आपको सिंपल खाना खाना होगा। सिंपल खाने का मतलब लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला, पेठा, इस तरह की चीज़ें, दालों में मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर वगैरह, और साथ में आप कच्ची चीज़ का नाम लें तो केवल आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आपको रोज सैलेड, दीप्ति, पेट जिनका साफ नहीं होता वो सलाद पे बहुत जोर देते हैं, कई बार केवल सलाद खाते हैं, नहीं खा सकते। आईबीएस के पेशेंट रोज सैलेड नहीं ले सकते। आप कच्चा सलाद बंद कीजिए, और आपको प्याज टमाटर खाना है, खाइए, सब्जी में बना करके खाइए, पका करके खाइए, कच्चा मत खाइए। तो कच्ची चीज़ें नहीं खानी है, दूध की चीज़ें नहीं खानी है, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, बड़ी मोटी साबुत दालें नहीं खानी है, सब्जियों में वो सब्जियां जो पचाने में मुश्किल होते हैं वो नहीं खाना, और साथ में बाहर का पैक्ड फूड, जंक फूड, ये आपको नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। अब आपको चाहे 3 महीने हो जाएं, चाहे आपको 6 महीने हो जाएं। उसके बाद जीवन शैली की बात करें तो अब मुझे नहीं मालूम, आप चाहे मेरे पास आकर अपनी समस्या बताइए, शायद मैं समस्या का समाधान करके आपकी थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर सकूं। आपको निश्चित रूप से किसी भी सज्जन पुरुष के, किसी भी बुद्धिमान पुरुष के साथ बैठ करके जीवन के कॉन्सेप्ट को, एक होता है जीवनचर्या, एक होता है जीवन दर्शन। चर्या का मतलब होता है हम जीवन में क्या खा रहे हैं, किस तरह का हम काम कर रहे हैं, जीवनचर्या है। ये सफिशिएंट नहीं है। यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। यू मस्ट हैव एक विजन होना चाहिए कि क्या जीवन है, क्या हमारी शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी माइंड के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी अध्यात्म के प्रति जिम्मेदारियां हैं। ये जो धन है, धन जिसके पीछे रात दिन आप पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके लिए सुबह शाम रोते हैं, वो 5वें पायदान की चीज़ वास्तव में कितनी तुच्छ है, इसको समझना होगा और डर अपने दिमाग से निकालना होगा। इस तरह की जीवन शैली, इस तरह की सोच आपको पैदा करनी होगी। और इसके साथ फिर हमारा संदीपन कैप्सूल, साथ में कुडजारिस्ट, साथ में कुटज घनवटी, साथ में अथाग्नि, ये हम दीप्ति डिसाइड करते हैं पेशेंट। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद में जाएं, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हैं आप आयुर्वेदिक चिकित्सक, अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक खोजिए और खोज करके अपने को पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर दीजिए कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक करना है। उसको टाइम फ्रेम में मत बांधिए, उसको कहिए आप करना है। बेसिक ट्रीटमेंट से शुरू होगा, और बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है, आपकी अग्नि का बढ़ाना शुरू करेगा वो डॉक्टर। इट में टेक 10-15 डेज। 1 महीने में तो जान लीजिए हमें विरला कोई पेशेंट मिलता है जो बोले कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। 1 महीना तो दीप्ति बहुत बढ़ा के बोल रहा हूँ। हम 15 दिन में पेशेंट से कहवा लेते हैं कि जो आराम 15 साल में उसे महसूस नहीं हुआ, वो पहले 15 दिन में महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड कि आप मेडिसिन अपने से नहीं छोड़ेंगे, मेडिसिन हमारे कहने के हिसाब से चलेगी। और हाँ, अगर हम आपको 4 मेडिसिन से खड़े कर रहे हैं तो 3 महीने बाद जब आप मुझे बताएंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो हम 4 से 3 करेंगे,
फिर 1-2 महीने बाद 2 करेंगे, फिर 1-2 महीने बाद 1 करेंगे। वो जो 3-4 महीने बाद आप सारी मेडिसिन एक साथ छोड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर उसमें जो है वापस से बीमारी के रिलैप्स होने के चांसेस बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जैसे जिसको भी IBS की प्रॉब्लम है, तो और बीमारियां जो हैं वो उसको हो सकती हैं, कि वो हो सकता है कि साइकोसोमैटिक क्योंकि डिसऑर्डर है तो डिप्रेशन हो जाए या कोई और दिक्कत है। तो क्या संदीपन के साथ साथ मल्टी लेयर ट्रीटमेंट चलता है फिर उस पेशेंट का, कि आप इसके लिए और भी ऐड करते हैं? देखिए, मैंने कहा साइकोसोमैटिक बीमारी है। बहुत सारे हमारे पेशेंट जो मतलब IBS के पेशेंट होंगे, उन्हें पता है कि उनको पहले तो शरीर के लक्षण होते हैं, पेट संबंधित लक्षण होते हैं, उसके बाद इतना अधिक उनको इरिटेबिलिटी रहने शुरू हो जाती है कि उनकी नींद गायब हो जाती है। मैंने बताया वजन 15-15 किलो जो है वो 3 महीने में चला जाता है। ये दोनों काम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मानसिक कारणों से अपनी अग्नि को मंद कर लेता है, हम देखते हैं कि ये सारा सिस्टम एक है, हमारा बॉडी अलग अलग नहीं है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग नहीं होते। आप नर्वस सिस्टम क्या समझते हैं? जब आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपका कोई प्रियजन जो है उसे कोई कष्ट पहुंचता है, आपकी भूख मर जाती है, तो आप बताइए ब्रेन और पेट आपस में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? और जब आप बहुत खुश होते हैं तो एक बार खाना खाया होता है, उसका कहते हैं कि और मंगाओ कुछ, तो ये भूख कैसे बढ़ गई? आप खुश हुए और भूख बढ़ गई। तो ये पेट और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपसेट होते हैं तो ये भूख मर जाती है, जब आप खुश होते हैं तो ये भूख बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम एक साथ आपस में बढ़े हुए हैं। अब आपका लक्षण है कि नहीं साहब, मुझे तो केवल दिन में कई बार फ्रेश होने जाना होता है, लेकिन दिमागी रूप से मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं शायद आपको संदीपन दे करके ही छोड़ दूंगा। लेकिन दीप्ति, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं दिमाग इन्वॉल्व हो ही जाता है। वो व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, कहीं पे भी, बैंक में जॉब कर रहा है, किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, और उसको ऑफिस जाने के बाद, अब हमारे भारत में किस तरह के सरकारी ऑफिसेज होते हैं, किस तरह की वहाँ पे शौचालय की सुविधा होती है, वो सब समझते हैं। अब सोचिए वो कितना अपसेट रहेगा अगर उसको 2 बार अपने 100 कर्मचारियों के बीच में 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो बहुत अपसेट कर देती है। ऐसा होता नहीं है, रेयरली होता है। तो इसलिए हम, जो हमें कहता है कि हमें संदीपन दे दीजिए, हम दे देते हैं। एक बार 15 दिन पे अगर वो पेशेंट ये नहीं बोलता कि नहीं मेरे को 20-25-30% फायदा है, तो इमीडिएटली हम अपना सुप्रज्ञा उसके साथ जोड़ देते हैं, जो नर्वाइन टॉनिक है, और अगले 15 दिन पे दीप्ति वो बोलता है अब मैं 50% सही हूँ। तो इवन इफ यू डोंट एक्सेप्ट कि आपको सब दिमागी रूप से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उलझन नहीं है, मैं आई एम कंफर्टेबल, आप कहते रहिए आई एम कंफर्टेबल, उठाते रहिए अपने कंधे, लेकिन हमको सुप्रज्ञा देना पड़ता है। हम सुप्रज्ञा देते हैं और रिजल्ट मिल जाता है हमको। तो ये इट्स ए साइकोसोमैटिक डिजीज, जिसमें आपको पेट पे भी काम करना है, अपने दिमाग को भी अच्छा करना है, और डॉक्टर को अपने को आपको सरेंडर भी करना है। देन ओनली यू कैन गेट क्योर। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, आयुर्वेद में संग्रहणी की बहुत अच्छी चिकित्सा है। ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आप घर नौकरी छोड़ के बैठ जाएं। आपकी ट्रैवलिंग, जानते हैं दीप्ति, लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। आप ट्रैवल करना बंद कर देते हैं, आपको ये लगता है कि मैं बाई रोड तो जाऊंगा ही नहीं, बाई रोड जाऊंगा और मुझे बीच में प्रेशर होगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा फ्रेश होने के लिए। सो उनका पहला कंसर्न ये होता है, जो IBS से रियली सफर कर रहे हैं, कि उनको शौचालय कहाँ मिल रहा है। एक और बात यहां बताना चाहूंगा कि कुछ लोग IBS के ऐसे होते हैं जो कहते हैं, उनको डॉक्टर्स लिख तो देते हैं IBS, लेकिन, और IBS क्या, IBS-C, यानी कि कॉन्स्टिपेशन टाइप का IBS, जिसमें आपको बार बार नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि 2-3 दिन बाद आपको प्रेशर बनता है। तो वो हमारे हिसाब से कोई बीमारी शिमारी नहीं होती, वो एक तरह से आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन में भी कहीं ना कहीं दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो वो पेशेंट अपने को IBS कहना छोड़ दें। IBS में तो लक्षण मैंने साफ बताया, गृहिणी दुष्टो भवसो भुक्तम आम मेम विमुंचति पक्वम व सैरुजम पूति मुहुर्द्रवम मूर्बद्धम, यानी कि कभी जो है गृहिणी अगर दूषित हो गई तो आपको कभी कच्चा मल, कभी पक्का मल, सैपुति मिस दुर्गंध से युक्त, सैरुजा मिस दर्द क्रैम्प होगा, आपको मरोड़ से होंगे पेट में, कभी बहुर्बद्धम मूर्द्रवम, कभी बंद करके आएगा,
कभी आप कहेंगे कि बाद में साहब लिक्विड आता है, कभी सॉलिड आ जाता है, लेकिन अमूमन 90% कंडीशन में आपको फॉर्म्ड स्टूल नहीं आएगा। जो एक नेचुरल कंसिस्टेंसी स्टूल की होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये डॉक्टर साहब आपने वैसे अधिकतर जानकारी दी है लक्षण के बारे में, पथ्य अपथ्य प्रकार के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी आपने बताया। बस एक मुझे लगता है कि ये जानकारी चाहिए कि क्या एज स्पेसिफिक भी हो सकती है ये डिजीज़, या क्या आप, क्योंकि अभी चिकित्सा कर ही रहे हैं, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्या उम्र जो है कम होती जा रही है, बहुत अब कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं आपके पास IBS? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। फिर से आयुर्वेद में संग्रहणी की जब चिकित्सा की बात आई है तो वहाँ पर शास्त्र ने स्पष्ट बोला है कि युवावस्था की संग्रहणी जो है वो कृच्छ साध्य है, यानी कि कष्ट से ठीक होने वाली बीमारी है। और जो एक तरह से थोड़े मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं, जो लाइक 50 साल के आसपास के लोग हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही कष्टप्रद, मतलब उसको ठीक करना जो है बहुत मुश्किल होता है। और जब आदमी वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा यानी कि 60-65 साल का व्यक्ति है, तो वहाँ पर इसको असाध्य कहा गया है। असाध्य से मतलब ये है कि आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी अपने को मेंटेन करने के लिए। तो उम्र का प्रभाव तो निश्चित पड़ता है। आप उसे बाल्यावस्था बोलें, नवयौवन बोलें, यदि वहाँ पे आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो आप थोड़े प्रयास से ठीक हो सकते हैं। लेकिन मध्यम आयु वर्ग के लोगों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और बुजुर्गों के लिए तो मैं मतलब अगेन आई रिपीट, आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी, मतलब छोड़ नहीं पाएंगे, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से डेफिनेटली एज का फर्क पड़ता है। और साथ में आपने कहा प्रकार, देखिए संग्रहणी या ग्रहणी रोग को 3 तरह से हमारे आयुर्वेद में जो है उसको विभाजित किया गया है। एक बताया गया है कि स्वतंत्र और प्रतंत्र ग्रहणी। स्वतंत्र और प्रतंत्र का क्या मतलब है कि अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य भूयो संदूषितो वर्णिर ग्रहणीम अभिदुष्यते। यानी कि कभी कभी आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब हमको क्यों हुआ ये संग्रहणी रोग, क्यों हो गया हमको IBS, आपको जवाब नहीं मिलता ना। आज जवाब सुनिए। शास्त्र बोलता है कि इसकी शुरुआत ऐसे भी हो सकती है कि अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य, यानी कि जब कभी आपको किसी भी कारण से लूज मोशंस लगे और आपने दवाई खाई और लूज मोशन ठीक कर लिए, लेकिन अग्नि कैसी है आपकी, अग्नि मंद है और आपने उसके बाद भी अपथ्य का सेवन किया, आपने एक तरह से जो आपको नहीं खाना चाहिए था वो खाना आपने खाया, तो आपकी जो ग्रहणी है, यानी जो अगन्य अधिष्ठानम अनस्य ग्रहणाद, इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसको षष्ठी पित्त धरा कला कहा गया है, उसको वो दूषित हो जाती है और आपको ग्रहणी हो जाती है। या कोई शुरू से ही डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं है, फिर भी लगे पड़े हैं सब अपथ्य खाने में, तो उनको भी धीरे 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 ग्रहणी दूषित होकर जो है आपको संग्रहणी का पेशेंट बना देगी। अगर अतिसार के बाद हुई तो वो परतंत्र ग्रहणी, यदि अतिसार के बिना ही हुई तो उसे हम स्वतंत्र ग्रहणी बोलते हैं। इसके बाद वातिक ग्रहणी, पैत्तिक ग्रहणी, कफज ग्रहणी, सन्निपातज ग्रहणी, इसके बाद स्पेशल टाइप संग्रहणी। और दीप्ति कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे संग्रहणी मैंने बताया त्रिदोषज, जिसमें वात पित्त कफ तीनों इन्वॉल्व हो गए। एक होता है घटी यंत्र ग्रहणी, यानी कि जिसमें आदमी जब लेटता है तो उसको साइड में पेन होता है और पेट से उसी तरह की आवाज़ आती है जिससे घड़ा लेकर के आप पानी में डालें और जो आवाज़ आती है गुड़गुड़ गुड़गुड़, उस तरह की आवाज़, तो घटी यंत्र ग्रहणी, ऐसी आम ग्रहणी। बहुत सुंदर वर्णन जो है संग्रहणी का आयुर्वेद में बताया गया है। और पुनः मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज, या संग्रहणी, कुछ भी बोलिए, इसका इलाज अगर कहीं है तो वो है आयुर्वेद में। तो तुरंत यदि आपको भी संग्रहणी जैसा कोई लक्षण है, आई रिपीट, दिन में कई बार आप मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, मल पतला होता है, चिकना होता है, पेट में मरोड़ मारता है, तसल्ली फिर भी नहीं मिलती, वजन आपका लगातार कम होता चला जा रहा है, शरीर आपका कमज़ोर होता चला जा रहा है, मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं इरिटेबल होते चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी, आपको ट्रैवल, आपको किसी फंक्शन में जाने से हेजिटेशंस होने लगी हैं, या आप जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो निकलने से पहले आप पहले शौचालय में घुस करके फ्रेश होकर निकलने की प्रवृत्ति आपको है, तो क्लियर कट मैं बताना चाहता हूँ, आप संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं और इसका तुरंत इलाज शुरू कराइए।
तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि या तो आयुर्वेदिक जीवन शैली अपना ली जाए ताकि ये रोग जो है वो आपको चपेट में ले ही ना, और अगर ऐसा है कि आपको पेट से संबंधित दिक्कतें शुरू हो गई हैं तो शुरुआती लक्षण देखकर ही आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में चले जाएं। और अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको मालूम है कि वो IBS के रोगी बन चुके हैं तो देर ना करें और जल्द से जल्द अपना इलाज करवाएं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद जो है वो समझाता है, बताता है कि इलाज मुझे है। दीप्ति ये कहने में बिल्कुल संकोच हेजिटेशन नहीं है कि IBS का यदि सफल इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है तो वो आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद ही आपको इस बीमारी से पूर्ण मुक्ति दिला सकता है। तो डॉक्टर साहब आपके इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो अगले एक और कार्यक्रम में इसी तरह के किसी और विषय को लेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उस पर क्या होगा उनका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। तब तक के लिए नमस्कार।